Good morning, everyone. Welcome to our channel. In this video, we shall discuss our daily editorial analysis of The Hindu. चलिए 21 अप्रैल का न्यूज़पेपर उठा लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हमने कवर करने हैं। देखिए आज का जो अखबार है इट इज जैम पैक्ड। मैं बहुत दिनों से ये बात बोल रहा था कि द हिंदू के अंदर कुछ खास चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हिंदू वालों ने हमारी सुन ली है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि इस पूरे एडिटोरियल एनालिसिस को आपने एंड तक देखना है, खास तौर पर एंड तक देखना है। रीजन बीइंग आज बात करेंगे हम फॉर एग्जांपल चाइना की जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई, उसके बाद हमने जो एफडीआई पॉलिसी जो है चेंज की, उससे रिलेटेड हम थोड़ा एनालिसिस देखेंगे कि क्या किया जा सकता था और क्या हुआ है। नाउ मून राइजिंग इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग ये साउथ कोरिया के इलेक्शन से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हम उसे यूज नहीं कर सकते। द ओकेजन टू रीविजिट द सॉवरेन्स रोल, अब ये एक निहायती इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। कारण ये है कि ये भारत का जो एफडीआई पॉलिसी है कह लीजिए, या कह लीजिए कि जिस तरीके से हम प्राइवेट सेक्टर में क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, या कह लीजिए कि जिस तरीके से सोशल सेक्टर जो है भारत के अंदर, सोशल सेक्टर वो कैसे श्रिंक कर रहा है और क्या होना चाहिए, सॉवरेन का रोल क्या होना चाहिए, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, उसकी चर्चा करता है। द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट, द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट basically highlights and very rightly highlights gender issues pertaining to any pandemic or any epidemic। कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी क्राइसिस होता है, कोई भी क्राइसिस होता है, तो उसके अंदर women आर वर्स्ट हिट। ये मैं बार बार अपनी क्लासेस में भी बोलता हूं, अपनी वीडियोस के अंदर भी बोलता हूं। नाउ कारण क्या है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो थर्ड रिपोर्ट है, थर्ड रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी, ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर कुछ चर्चा की गई है। उससे रिलेटेड आप इसमें से कुछ फैक्ट्स निकाल सकते हैं। इनफैक्ट दिस एडिटोरियल इज वेरी ब्रिलियंटली रिटन बाय दिस फाइन वुमेन। उन्होंने बहुत सही तरीके से जेंडर इश्यूज को सामने रखा है, and rightly so. Now, apart from that, we have to cover nurturing the air power to meet rising demand। इसका मैं निष्कर्ष आपको साफ तौर पे थोड़ा अभी बता दे रहा हूं। वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि आप जो है पेड़ पर चढ़ने के लिए मछली को मत रखिए। दूसरा ये है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें आपको एयर इंडिया की कह लीजिए, या कह लीजिए इंडियन एयरफोर्स की जरूरत पड़ती है, आप उसमें सोच समझ के अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कीजिए। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आगे चलकर। इंप्लीमेंट आरोग्य सेतु करिए, लेकिन ओनली थ्रू लॉ, कानून के जरिए ही करिए। तो ये दो वकीलों ने लिखा है, फेलो एडवोकेट्स हैं, जरूर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बिकॉज इसके अंदर राइट टू प्रिवेसी एंड ऑटोनॉमी ओवर वंस लाइफ, ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो कवर होता है। लेट्स टेक अप दीज एडिटोरियल्स। लास्ट वाला एडिटोरियल अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर पूरी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल, टेक ओवर फियर्स। नाउ टेक ओवर फियर्स, जैसा कि मैंने बताया कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और चाइना की जो भारत के अंदर एचडीएफसी में 1% स्टेक लिया, 1% स्टेक जो है एचडीएफसी में जब लिया चाइना ने, तो भारत की आंखें खुल गई। आंखें खुली तो भारत ने, जस्ट लाइक अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अगर बात करें Italy, Spain, France, and Australia, they have already taken similar action to protect their businesses from foreign, particularly Chinese investors। तो भारत की जब आंख खुली तो भारत ने भी अपनी एफडीआई पॉलिसी को रिवैम्प कर दिया। नाउ फिशिंग फॉर डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज इन नीड ऑफ कैश इन द पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो। तो चाइना क्या कर रहा था, चाइना बेसिकली इसी तरीके से शार्क के तरीके से, एक फाइनेंशियल शार्क के तरीके से जो है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहा था जहां कि वो दूसरे देशों की हेजीमनी, दूसरे देशों में अपनी फाइनेंशियल हेजीमनी जो है अप्लाई कर सके। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन अ शार्प अप कर्व इन द लास्ट 5 इयर्स। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पिछले 5 सालों से ये बढ़ता जा रहा है। अगर ब्रोकिंग्स के हिसाब से हम बात करें, ब्रोकिंग्स इंडिया की एक स्टडी हुई, उसमें ये देखा गया कि टोटल करंट एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट चाइना की जो भारत के अंदर है, इट इज ओवर 26 बिलियन यूएस डॉलर्स। भारत के अंदर 26 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है चाइना की। चाइनीज कैपिटल इज इन्वेस्टेड नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मोटार इंडस्ट्रीज, जहां पे हम सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है चाइना की, नहीं जी। टेक्नोलॉजी में, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, स्टार्टअप्स में, जहां पे अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनीज, दे हैव फंडेड अ होस्ट ऑफ इंडियन नेम्स सच एज पेटीएम, स्विगी, ओला,
जोमेटो एंड बिग बास्केट, दीज आर हाउस होल्ड नेम्स, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट्स किसकी है? चाइनीज कंपनी की है। नाउ इसका फेक न्यूज नहीं बना लेनी है और जाके आप इसको अगर सुन के मेरी बातें आप कहीं इसको जो है बॉयकॉट करना शुरू कर दें। बट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चाइनीज कैपिटल जो है इट इज नॉट न्यू टू इंडियन मार्केट्स। इट इज क्वाइट पॉसिबल that a move to curb or control Chinese investment in Indian companies was always on the cards. Obviously, because we have a protectionist government, right wing governments हमेशा यही चीजें करती हैं, और कोविड-19 ने सिर्फ एक बहाना दे दिया हो, it might have been a good excuse to pull the trigger. There has always been unease over the fact that there is a thin line. कारण क्या है? देखिए, चाइना के अंदर ऐसा है कि स्टेट का रोल, चाइना के अंदर स्टेट्स रोल इन प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आप बहुत माइन्यूटली जो है सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं चाइना के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडिया में इट इज क्वाइट इजी। आप हाँ, थोड़ा हिडन एजेंडाज होते हैं, काफी जगह पीछे से बैक एंड पे आप हाथ मिलाए होते हैं, लेकिन चाइना के अंदर फोर फ्रंट पे ही ये हाथ मिले होते हैं। स्टेट का रोल प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है, एंड इसी वजह से कह लीजिए कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स जो है अनईजीनेस, थोड़ा पेट में कुछ गड़बड़ी कर देती है। नाउ गवर्नमेंट कुड हैव अडॉप्टेड, ये सलाह दी जा रही है इस एडिटोरियल में, अ मोर नुआंस्ड अप्रोच, थोड़ा सा तरीके से सलीके से जो है इसमें किया जा सकता था। सिर्फ इतना ही है, किया है वो राइट स्टेप है, बट इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते थे, थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकती थी। फॉर एग्जांपल, जहां ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाती है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जहां पे पहले कोई काम नहीं हुआ होता। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स शुड हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू, as they do not pose a threat of takeover of existing business. existing business को टेक ओवर करने की तो बात ही नहीं होती, नया बिजनेस इनिशिएट करने की बात होती है। तो वहां पे अगर एक बार इनिशिएट हो गया, उसके बाद आप उनको जो है बाहर कर सकते थे। A distinction should have also been made on the class of investors. ये दूसरा तरीका था। पहला तरीका क्या होगा कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स, देखिए ऐसा है कि आपको इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा पहले मैं बता दूं। ये ऐसा तो है नहीं कि आपसे आके सरकार पूछने वाली है, लेकिन ऐसा जरूर है कि इसी तरीके की चीजें सरकार आपसे अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछ सकती है। तो जो डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए रहती है, यूपीएससी हो चाहे दिल्ली जुडिशरी हो, तो ये वो चीजें हैं, ये आपको नोट कर लेनी है, या आपको लिंक जो मिलता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो प्रेजेंटेशन जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स में भी जो है आप डिफरेंशिएट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटल फंड्स की बात कीजिए, दे आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, they may not necessarily be interested in taking over or running a business. तो जहां वेंचर कैपिटल फंड्स की बात आती है, जहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आर इनडायरेक्ट, सीधे तौर पे नहीं है, जहां पे पुल आउट करते भी हैं तो वहां पे और प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स आर जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ऐसी चीजों में वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स होंगे, तो इस तरीके की चीजों में जहां पे एफआईआई या क्यूएफआई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए, तो वहां पे आपको क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स के ऊपर डिस्टिंक्शन आप कर सकते थे। व्हाइल द एफडीआई रूट हैज बीन प्लग्ड, इट इज नॉट क्लियर व्हाट विल हैपन टू द इन्वेस्टमेंट्स दैट कम थ्रू द मार्केट रूट। जो मार्केट के रास्ते, जैसे मैंने अभी बात बोला, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए, एफआईआईज की बात की जाए, एफपीआईज की बात की जाए, इन सब के साथ क्या होगा? एफडीआई के साथ तो आपने डिसाइड कर लिया, तो इनके साथ क्या होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। सेबी हैज ऑलरेडी सेंट आउट मिसिव्स, मिसिव्स मतलब डायरेक्टिव्स, to custodians asking for details of Chinese holdings in the listed entities. How will this be regulated? This is a matter of concern. आपने डेटा तो मंगवा लिया, लेकिन उसको रेगुलेट कैसे करेंगे ये इसके बारे में सोचना पड़ेगा। And again, what happens to FDI that comes in through entities registered in the countries that do not share a land border with India? अगर FDI मान लीजिए चाइना जो है वो मान लीजिए let's just say कि वो यूके के थ्रू भेज देता है, तो फिर क्या करेगा इंडिया? अब वो स्पेसिफिकली क्या नाम करेगा? नेमिंग एंड ब्लेमिंग होगी। तो ऑलरेडी द एंटायर वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, क्योंकि आप यूएस की बात कर लीजिए तो यूएस ने अपनी जो आर्मीज है, अपने फौज है, वो चाइना की तरफ थोड़ा भेजी हुई है, बिकॉज वो ही इज वांटिंग, अपने ट्रम्प साहब जो है वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपका चाइना को कोर्स करके आप जो है मार्केट शेयर बेहतर ले लें, और दूसरा ये कि चाइना को दबाया जाए एज ऑफ नाउ, क्योंकि यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट दिस वायरस
definitely originated from China. If you want, you cannot blame China, because उसमें ऐसा हो सकता है कि यूएस की चाल हो सकती है, इसकी चाल हो सकती है, उसकी चाल हो सकती है। आप कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बिलीव कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली देयर विल बी सर्टेन ब्लेम जिसको लोकस्ट एंड आई ढूंढना होगा। एंड नाउ दैट द वॉल हैज बीन रेज्ड, जहां पे आपने एफडीआई पॉलिसी रीजिक कर दी, अप्रूवल्स शुड बी क्विक फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन दी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस। कारण क्या है, जहां पे कैश बर्न इज हाई एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर ऑफन टैप्ड फॉर टॉप अप इन्वेस्टमेंट्स, तो उनको वापस से आपको खड़ा करना पड़ेगा। जहां पे भारत में, फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आई नो आपको नहीं समझ आया होगा, बहुत तेज पढ़ दिया ना। जब एक बार आपने एफडीआई पॉलिसी को रिवैम्प कर दिया, एक बार आपने एफडीआई पॉलिसी को अमेंड कर दिया, अप्रूवल जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं उनको फटाफट से करना होगा, चाहे आप हाँ में करें चाहे ना में करें। कारण क्या है, जो टेक्नोलॉजी वाला स्टार्टअप स्पेस है, इन द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस, वहां पे कैश बर्न बहुत जल्दी होता है, बिकॉज वहां पे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो शॉर्ट टर्म होती हैं, बहुत जल्दी इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है। एंड इनफैक्ट आपको भी पता है, हमें भी पता है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होती रहती है। वी नीड टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। एंड जहां पे कैश बर्न हाई होता है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर ऑफन टैप्ड फॉर टॉप अप इन्वेस्टमेंट्स, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास पैसे कम हो जाएंगे। तो आप टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप स्पेस को अगर आप पैसा प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो एफडीआई इज वन वे जिसमें आप सीधे तौर पे आप उनको पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट क्राउडिंग आउट द इन्वेस्टमेंट्स थ्रू टॉप अप इन्वेस्टमेंट्स। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। अगर आपको पिछले एडिटोरियल में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई विल ऑलवेज बी देयर टू आंसर योर डाउट्स एंड क्वेरीज। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एडिटोरियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न। एंड पॉलिटी से याद आया पांडे जी, कि हमारी पॉलिटी की एनसीईआरटी, पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी सीरीज इज लाइव। डू मेक श्योर कि आप उस वीडियो को चेक करें। आप उस वीडियो को, उस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं, यू विल नेवर हैव टू बाय एनी एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखनी है। हमारा लेक्चर 1 इट हैज बीन अपलोडेड, एंड बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, बिगिनर लेवल से लेके, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आपका एक बहुत साउंड बेस जो है बन जाएगा एनसीईआरटीज में। नाउ इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स की भी कवर करेंगे। मेरे को कुछ रिक्वेस्ट आई थी थ्रू कमेंट सेक्शन, तो मैं +1 +2 की इकोनॉमिक्स प्रोबेबली वेरी सून आई बी टेकिंग इट अप। नाउ द ओकेजन टू रिविजिट द सॉवरेन्स रोल, the occasion to revisit the sovereign's role, it is time for tough questions। अब सवाल टफ करने का मौका आ गया है। कोविड-19 threatens to push the entire world into deep recession। इनफैक्ट आईएमएफ की अगर माने तो आईएमएफ के हिसाब से 6% जो है पूरी की पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग एज मच एज 6% अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू होता है। और जैसा कि सूरत हाल है, अगर आपको लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ बचाना है तो आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। द ग्लोबल कम्युनिटी विल बी फॉर्चुनेट इफ इट डज नॉट स्पाइरल इनटू डिप्रेशन। तो डिप्रेशन तो आने ही वाला है। इनफैक्ट अगर कल शाम तक की न्यूज की मैं बात करूं तो एक $1 से भी कम, $1 से भी कम क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो गई हैं। क्रूड ऑयल पर बैरल क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है, जहां 140 हुआ करती थी कभी किसी समय में, तो वो आज $1 से भी कम है। हमें इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर आप निकल रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। जरूरत हो तभी निकलिएगा। सेहत का ख्याल कीजिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ। नाउ डिमांड एंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्शंस आर लाइकली टू बी सिवियर एंड आर नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड। ये लंबा चलने वाला है, ठीक है जी। तो पॉलिटिकल सिस्टम्स और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स एंड कल्चरल मोरल्स, दे आर ऑन ट्रायल। यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मोरल्स, ठीक है जी। वर्क पैटर्न चेंज होने वाले हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस बदलने वाली है। एवरीथिंग इज अप फॉर रीडेफिनेशन। फॉर एग्जांपल आप भी देख लीजिए, जहां हम क्लासेस में हिंदू एनालिसिस डिस्कस करते, हम आज यूट्यूब के रास्ते ये सारा काम कर रहे हैं। डिनायल एंड विशिंग अवे अनप्लेजेंट येट प्रोबेबल रियलिटीज बाय द गवर्नमेंट।
बहुत सारी गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग यूएस, यूएस सबसे आगे इस चीज में, वो डिनाई कर रहा है, विशिंग अवे कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा दूर है, हमसे अलग है, एंड वहां पे बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब है। पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल इज नॉट मेंडिंग इट्स वेज, एंड इनफैक्ट ऐसा देखा जा रहा है, बहुत जगह से इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही है, माय फ्रेंड्स इन security forces, they have been telling us that basically people from across the border, they are wanting to enter India and spread COVID terrorism. So global organizations and public intellectuals will only compound economic, social, political and human costs. तो इकोनॉमिक कॉस्ट देख लेंगे, सोशल कॉस्ट देख लेंगे, पॉलिटिकल कॉस्ट देख लेंगे, ह्यूमन कॉस्ट भी देख लेंगे, लेकिन अभी जो है सही समय है कि आप वर्क और गवर्नेंस के बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए। जो एनलार्ज्ड इकोनॉमिक रोल ऑफ स्टेट निकल कर आया था इन द आफ्टरमैथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके चलते 1991 के अंदर जो है भारत को जबरदस्ती, आई वुड से जबरदस्ती एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आने पड़े थे, उसको वापस से सोचना पड़ेगा। स्टेट का रोल जो है वो वापस से डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 1980s में हुआ उसको वापस से हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे देखना पड़ेगा, समझ भी लेते हैं। अब आए ही हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। Systems that were putative alternatives to capitalism fell into disgrace. उस समय की बात हो रही है। Entrepreneurs heading unicorns and sunicorns have become the new demigods. Minimum governance became the mantra. आज जो है minimum governance जो है it has become a mantra. Minimum governance, कारण क्या है? इंडिया is too willy-nilly signed up to this creed as well. अब कारण क्या है? देखिए, जैसे 1991 आता है, एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, तो कैपिटलिज्म जो है वो बहुत हद तक नीचे गिर जाता है, डिस्ग्रेसफुल हो जाता है। कारण ये है कि जहां जहां स्टेट का रोल रहता, जहां जहां स्टेट की अथॉरिटी होती, जहां जहां स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी तो एक, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, वहां अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पड़ने लग गया। दे बिकेम द न्यू डेमिगॉड्स। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कह लीजिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल कह लीजिए, इवन इन सर्टन सोशल सेक्टर एरियाज, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, बहुत ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं सामने आ गए थे। मिनिमम गवर्नेंस बिकेम द मंत्रा। कारण क्या है कि जब आप लाइसेंस राज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लाइसेंस राज को, तो आप बेसिकली कई चीजों को फोरगो कर देते हैं। यू फोरगो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ऐसे में जो है आपको ये समझना पड़ेगा, सॉरी वहां स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में स्टेट का रोल कैसा होना चाहिए। नाउ COVID-19 is beginning to challenge the entire political economy of this creed. Very soon, the full scores of performance of state and non-state actors in COVID-19 stress test will be available across the globe. अब करना क्या है? India has embarked on a path of trimming the role of state. ये बहुत खतरनाक चीज है। भारत ये कर रहा है कि रोल ऑफ स्टेट को मिनिमाइज, ट्रिम करने की कोशिश कर रहा है। इनिशियली विद सच कैविएट्स एज safety net, reform with a human face, gradually those caveats will fell by the wayside. अब इसको समझ भी लेते हैं। The lurch became sharp and unapologetic and full-throated. Now, I'll explain it. Don't worry. Indian state's role in healthcare, education, creation and maintenance of infrastructure, delivery of welfare has shrunk. जैसा कि मैंने बोला, and or became नॉमिनल, थोड़ा सा रह गया, हाफ हार्टेड हो गया, इनएफिशिएंट हो गया एंड डिसफंक्शनल हो गया। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये पूरा एडिटोरियल जो है ये सलाह दे रहा है। एंड आई वुड अग्री टू दिस एडवाइस कि आपको स्टेट के रोल को, सॉवरेन के रोल को रीडिफाइन करना बहुत जरूरी है। दोज विद नो, अब कारण क्या है, क्यों करना है, यहां रीजंस दिए हैं, आगे सारे रीजंस है, समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी की ग्रिम रियलिटी को आपके सामने रखेगा। जिनके पास कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, फॉर एग्जांपल आई डोंट यूज ट्विटर, राइट, हु कैन नॉट ऑर्गेनाइज एनुअल थॉट कॉन्क्लेव्स, साल दर साल थॉट कॉन्क्लेव्स नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, हु आर इनकेपेबल ऑफ हाईलाइटिंग देयर प्रॉब्लम्स, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं इनका क्या करेंगे, जो इंप्रेसिव प्रेजेंटेशंस नहीं ला सकते एंड आर रेंडर्ड वॉइसलेस, उनका क्या करेंगे आप। तो स्टेट का रोल यहां पे आ जाता है। अगर आप मार्जिनलाइज्ड को आवाज नहीं देंगे तो दे विल बी द मोस्ट इफेक्टेड। अब आप देखिए ज्यादा से ज्यादा जो डेथ्स हो रही है, इट इज नॉट इन केस ऑफ द रिच,
इट इज ऑलवेज इन द केस ऑफ पुअर. इट वॉज अ डिजीज ऑफ द रिच. ये बाहर से आया है डिजीज, यहां पे नहीं था. ये हंगर या पॉवर्टी से लोग नहीं मर रहे, ये मर रहे वहां से, उससे तो मर ही रहे, वो अभी भी मर रहे हैं, लेकिन ये डिजीज जो है ओवर एंड अबव, ये बाहर से आया है. इट वॉज अ डिजीज ऑफ द रिच. मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों का ये डिजीज था, एंड इवन इनफैक्ट अपर क्लास वालों का डिजीज कहा जा सकता है. तो अगर आप सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में विश्वास करते हैं तो दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल इज सजेस्टिंग कि स्टेट को अपना रोल रीडिफाइन करना होगा. आज those who bear the brunt of the consequences of shrunken and unresponsive state, कौन महसूस कर रहा है? हीट किसको फील हो रही है? इट इज द फार्मर, farm labor, migrant worker, the unemployed, those in the unorganized sector, people like me for example, the rural people and the small entrepreneurs. ये लोग सबसे ज्यादा ग्रंट या ब्रंट बियर कर रहे हैं. Underfunded public health systems are unable to serve them. Now, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको हमारे पुराने हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस वीडियोस जरूर देखने चाहिए. ठीक है जी, उसमें हमने सारी की सारी चीजें डिटेल में कवर की है. अब हम लोग लॉकडाउन ब्लूज को बीट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वाज वाचिंग दिस वीडियो जिसमें रोनित रॉय जो है वो सैक्सोफोन प्ले कर रहे हैं. सो मेनी पीपल, सो मेनी सेलिब्रिटीज, दे आर लर्निंग न्यू टूल्स, न्यू टेक्निक्स, एंड उसमें नई नई चीजें सीख रहे हैं, हॉबीज बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल, सलमान खान जी पेंटिंग भी कर रहे हैं, कई जगहों पे पेंटिंग सामने आ रही है. अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन दे आर पेंटिंग, एंड हम क्या कर रहे हैं? हम यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं एंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे आर यूजिंग जूम, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली. एंड फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज की बात की जाए, एंड दैट फिल आर पुल आउट्स, दे आर इररेलेवेंट फॉर देम. ये सारी की सारी चीजें दे आर इररेलेवेंट फॉर दीज पीपल जो अभी के अभी मैंने बात की. स्टेट्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज्ड. ये तो पहले फैक्ट एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट. दे आर ऑल्सो क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी. हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत अहम हिस्से हैं. हम हमारी जो फाउंडेशन है, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ये जो इस पॉइंट के अंदर जो नाम लिए गए हैं, फार्मर्स, फार्म लेबर, माइग्रेंट वर्कर, अनएम्प्लॉयड कह लीजिए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड कह लीजिए, या डिस्गाइज्डली एम्प्लॉयड कह लीजिए, रूरल पुअर कह लीजिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कह लीजिए, ये फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी है, बिकॉज दे आर द मेजर चंक जो डिमांड क्रिएट करते हैं. अगर ये लोग नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती, अर्थव्यवस्था इट विल टम्बल डाउन. दे लुब्रिकेट इट्स व्हील्स, जैसा कि बहुत सही तरीके से लिखा है, एंड जनरेट डिमांड. चलिए देखते हैं आगे. Announcing a stimulus package that addresses the supply side only without beefing up the demand side will be self-defeating to the corporates. अगर आप डिमांड तो क्रिएट कर नहीं रहे और आप कॉर्पोरेट सेक्टर को उनके सप्लाई के लिए पैसा दिए जा रहे हैं, तो डिमांड भैया खरीदेगा कौन? फिनिश्ड गुड्स खरीदेगा कौन? प्रोडक्ट्स खरीदेगा कौन? कंज्यूमर तो है नहीं. Prioritizing the needs of corporate entities will lead to convulsions in our body politic in the wake of COVID-19. State is in danger of forfeiting legitimacy. तो ऐसा ये क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, if it does not ensure the survival and revival of the marginalized sections. ठीक है जी, ये चर्चा अभी हमने की. This is the appropriate context to revisit the political economy, and भारत का जो स्टेट है, इंडिया का स्टेट और उसका रोल, उसको रीडिफाइन कीजिए, उसको रिविजिट कीजिए कि उसका क्या अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट होना क्या चाहिए. रिलेशन, नाउ क्या क्या देखना चाहिए? पॉइंट वाइज चलते हैं. पहला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड इकोनॉमी. उसको दोबारा से देखिए. भारत सरकार का कह लीजिए या स्टेट का कह लीजिए, रोल इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ inequality, its duty to provide basic human needs, the extent of market's role in providing services such as health, education, civic amenities, and the responsibility of the state and private enterprises towards deprived sections and the need for urgent attention. Now, स्टेट और इकोनॉमी का इन सारे मामलों में, चाहे आप सोशल सेक्टर सर्विसेज की बात कर लीजिए, हेल्थ, एजुकेशन, सिविक अमेनिटीज की, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट की बात कर लीजिए टुवर्ड्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस, एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस और स्टेट की दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो डिप्राइव्ड सेक्शंस को जो है अर्जेंट अटेंशन दें. इन सारे एस्पेक्ट्स में एंड इनइक्वालिटी के सवालों को एड्रेस किया जाए. इन सारे चीजों में जो स्टेट का इकोनॉमी के साथ रिलेशन है उसको रिविजिट करना है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है?
दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट्स लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेज में बहुत काम आने वाले। इस तरीके से अगर आपने एसेज लिख दिए, आई एम गारंटिंग दिस, आई एम गारंटिंग कि आप 200 मार्क्स को, 200 मार्क्स को आउट ऑफ 250 डेफिनेटली टच करेंगे अगर आप हमारे वीडियो एनालिसिस को देखते रहते हैं। एंड आई बी वेरी सून स्टार्टिंग अप विद समथिंग जिसमें हम ऐसे एनालिसिस जो है रेगुलर बेसिस पे एक साथ बैठ के कर सकते हैं, प्रोबेबली लाइव सेशंस हो या प्रोबेबली किसी तरीके से हो। आई जस्ट होप कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये इनिशिएटिव पहुंचे। तो मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ हमारे इस इनिशिएटिव को शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो लाइक बटन भी दबा दीजिए। थोड़ा सा कष्ट होता है, बट आई नो एक बार क्लिक करने के लिए थोड़ा मेहनत लगती है, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए। नाउ द इक्वेशन बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट, ये भी वापस से रिवैम्प होना चाहिए। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट नीड्स रीथिंकिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है कि जहां पे स्टेट जो है वो कुछ राइट्स देता है सिटीजन्स को, एंड सिटीजन से कुछ ड्यूटीज एक्सपेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल राइट ड्यूटी टू पे टैक्स, तो रेवेन्यू जनरेशन सिटीजन से होती है, गवर्नमेंट उसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये पूरी इक्वेशन जो है इसके बारे में भी दोबारा चर्चा होनी चाहिए। व्हाट इट्स implications are for individual freedom। इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड एक एडिटोरियल हम लास्ट में कवर करने वाले हैं, आरोग्य सेतु ऐप वाला, जरूर देखिएगा उसे। हाँ, एक और चीज, अगर आप यहां पर पहुंच गए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी, तो आई एम टेलिंग यू कि टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं ऐड कर देता हूं हर एक पर्टिकुलर एडिटोरियल के लिए। टाइम स्टैम्प एडेड होती है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन, आई नो इट इज वन कंस्पिकुअस पोर्शन जो कि जनरली जब आप वीडियो देखते हैं आप नहीं देखते हैं। आई वुड सजेस्ट कि मेरी हर वीडियो सीरीज का, हर वीडियो का आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल ही आती है। इक्वेशन बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इसको भी दोबारा सोचिए। द बैलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर बिटवीन प्रोविंसेस एंड यूनियन, और प्रोविंसेस और लोकल बॉडीज, इन सब के बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। द वे वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू लेजिस्लेचर्स मस्ट आल्सो कम अंडर लेंस। कारण क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है दैट our outrage at power of big money in our electoral system has not arrested its growth। अभी भी बिग मनी जो है, बिग मनी मतलब बहुत सारा जो थोक में पैसा आता है, हजारों करोड़ों में पैसा खर्च होता है इलेक्शन में, ब्लैक मनी खर्च होता है, तो वो हमारी आउटरीच तो रही है। एंड इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज भी चुपचाप ऐसे मतलब हाँ ठीक है इसमें नहीं होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसकी आउटरीच जो है इसने इसकी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं किया है। द रोल ऑफ सर्विंग and retired members of higher judiciary ought to be a part of debate as well। यहां पे एक व्यंग्य कसा गया है, वो व्यंग्य जो कसा गया है इट इज ऑन द हमारा अभी रिसेंटली जो जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर्ड, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है टू राज्यसभा, उससे रिलेटेड। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये थोड़ा सा यहां पे रह गया, आई एम सॉरी, ये इसको मत देखिएगा, अवॉइड कीजिएगा, आगे चलते हैं। वी हैड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटेंसिव डिबेट। अब ऐसा है भैया, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है हिंदू एडिटोरियल में, बहुत ही ज्यादा, वेरी 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 तो छोड़िए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बोल दी है, समझ रहे हैं? तो उस लेवल की इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। यहां पे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर नंबर 71 ऑफ लक्ष्मीकांत, चैप्टर नंबर 71 ऑफ लक्ष्मीकांत टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है, ये चैप्टर, ये हम जब छोड़ के जाते हैं तो इसको पढ़ के जाना आपकी बार बहुत जरूरी है। यहां से सवाल आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, ख्याल रखिएगा। तो इसमें एक डिबेट शुरू हुई थी, एक इंटेंसिव डिबेट शुरू हुई थी, जहां पे जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन की रिपोर्ट जो सबमिट हुई 2002 के अंदर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी थी वी मिस्ड इट। The opportunity that COVID-19 provides should not be squandered। जो यहां पे गलती की 2020 में मत करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को रिविजिट कीजिए, जहां पे स्टेट का रोल, अब देखिए क्योंकि सारी की सारी जो चीजें हैं, चाहे प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे सर्विसेज सेक्टर है, हर चीज जो है इट इज गोइंग फॉर अ स्पिन, इट इज गोइंग फॉर अ स्पिन। पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं तो टेल स्पिन। तो इससे कार्टून सीरीज भी याद आती है, बहुत पसंद थी मुझे। नाउ उसी तरीके से टेल स्पिन बेसिकली होता है कि किस तरीके से एक एयरक्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे करके स्पाइरल डाउन करता है,
तो दैट इज टेल स्पिन, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो इट इज गोइंग फॉर अ स्पिन बेसिकली मीन्स कि हर चीज जो है बदलने वाली है, सब कुछ जो है प्लमेट हो रहा है एंड वापस से खड़ा करने की उसको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी 6% कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर आप बात करें 2008 के क्राइसिस की, 2008 का क्राइसिस जो है वो करीब करीब 1.3% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गया था ग्लोबल ट्रेड। अभी क्या 6%, 6.3% के आसपास बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। द इंडियन स्टेट शुड बी स्ट्रांग सो दैट द वीक इन आवर सोसाइटी कैन लीन ऑन इट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट यहां बोल दिया इन्होंने जो कि एसए में सीधे तौर पे स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है, एसए आ सकता है। जो लोग एसए लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पहली चीज तो ये, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारा जीमेल अकाउंट है, आप सीधे हमें मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट के ऊपर एसए लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। फॉर एग्जाम्पल ये भी बोला जा सकता है, आर ऋषिज हु हैव टोल्ड अस दुर्बलस्य बलम राजा, संस्कृत पढ़ी हुई है इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही आ गई। द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक इज द सॉवरेन नॉट द मार्केट। आप मार्केट फोर्सेस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्ट्रेंथ ऑफ द वीक, जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द सॉवरेन। दैट इज वाई इस पूरे एडिटोरियल का क्या नाम है, नाम है द ओकेजन टू रिविजिट द सॉवरेन्स रोल। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉलआउट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। द traditional gender roles that women play distinctly affect them in the global crisis as seen in numerous examples। ये numerous examples जो है इनको थोड़ा सा समझेंगे। बिंदु नायर जी ने, बिंदु शिवशंकरन नायर जी ने बहुत उम्दा तरीके से ये एडिटोरियल लिखा है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस एनालिसिस को पूरा तहे दिल से फॉलो कीजिएगा, बिकॉज दिस इज वन एडिटोरियल जहां पे आप विमेन रिलेटेड एसेज जब लिखते हैं तो उस विमेन रिलेटेड एसेज में विमेन एम्पावरमेंट, राहुल गांधी से रिलेटेड अगर एसेज लिखते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट हो या चाहे फेमिनिज्म हो, उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहां से आप करीब करीब 150 से 200 वर्ड्स सीधे तौर पे उठा सकते हैं। बहुत उम्दा तरीके से बात की गई है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सेड इन दिस एडिटोरियल। व्हाइल कैटास्ट्रोफीज अफेक्ट पीपल एट लार्ज, the economical, social, logical and psychological impact that each catastrophe has on women is profound। 2004 के इंडियन सुनामी की बात कीजिए, इंडियन ओशन सुनामी की बात कीजिए, तो उसमें क्या हुआ था, करीब करीब 2 लाख लोग, पीपल वर किल्ड और लिस्टेड मिसिंग, नहीं मिल रहे थे। उसमें से 1/4 जो थी वो महिलाएं थी। एंड ये कह पाना कि नहीं इतना ज्यादा नंबर नहीं है, 1/4 ही है, लेकिन आप एक चीज को नहीं समझ रहे हैं, जो वुमेन है, इट इज नॉट जस्ट कि वो मिस हुए एंड वो दे डाइड, दे वर मिसिंग एंड दे डाइड ड्यू टू सुनामी। इसमें एक और जो कह लीजिए कि एक कैविएट है, वो ये है कि ट्रेडिशनली अगर बात करें, दे हैव अ रोल ऑफ अ केयर गिवर एंड इन फैक्ट women stay around looking for their loved ones in order to see them safe। Besides this, women lack many life skills such as swimming and climbing, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो असर था वो और ज्यादा गहरा हो गया। ड्यूरिंग सुनामी, दिस इज वन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सुनामी यहाँ पे इस एडिटोरियल में। इफ यू सी तो यहाँ 2004 के क्राइसिस की सुनामी की बात हुई है एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे उनके इश्यूज की बात हुई है। केरला फ्लड्स की बात हुई फॉर एग्जाम्पल, यूएस की बात हुई है। I am going selective, reason being these are just examples। जो issue at hand है वो थोड़ा आगे दिया हुआ है, वो सारा इस एरिया में दिया हुआ है। If I'm not wrong, if this is the area, this is the area, this is the area, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव जो है आपको वो मिल जाएगा सजेशन। नाउ यूएस की अगर हम बात करें, तो इससे पहले सुनामी खत्म कर लेते हैं। सुनामी की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग सुनामी रिकवरी फेजेस, एड ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट हाउस the homeless in camps where women face many difficulties including abuse by men। तो ये चीजें भी सामने आती हैं। आप शेल्टर्स में बहुत बार ये देखते हैं कि वुमेन के खिलाफ जो है, उनके खिलाफ फिजिकल अब्यूज हो जाता है। जेंडर स्क्यूड सुनामी डेथ्स रिजल्टेड इन डिसप्रोपोर्शनेट जेंडर रेशियो, disproportionate gender ratio हुआ जहां पे men largely outnumbered women and women also faced hygiene challenges in these camps due to inadequate sanitation facilities। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्टली, देखिए एक तो हो गया डिजास्टर, और डिजास्टर से आगे पोस्ट डिजास्टर की जब बात करते हैं तो वहां आ जाता है क्राइसिस। द वर्ड इज क्राइसिस।
ये क्राइसिस जो होता है ये डिजास्टर को भी इंक्लूड करता है। मैंने शुरुआती दौर में ही आपको बताया था, ये वर्ड यूज किया था, क्राइसिस मैनेजमेंट रिपोर्ट, द थर्ड रिपोर्ट ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005। नाउ यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस हैड अ हाई इंसिडेंस ऑफ टॉर्नेडोज, जिसमें फैमिलीज हेडेड बाय वुमेन आर अफेक्टेड द मोस्ट। ये एग्जांपल यूएस से है। women often are engaged in sector specific employments, जिसमें post calamity care and even missing job opportunities which when impacted result in unemployment. Now आप एक चीज समझिए कि अगर आप इंटेंसिव केयर की बात करें, अगर आप पोस्ट क्लैमिटी केयर की बात करें, तो पर्टिकुलरली यूएस में एंड इवन इन इंडिया में भी आशा वर्कर्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। विमेन ज्यादा इसी रोल में एम्प्लॉयड होते हैं। और कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन कि वो इस रोल में देखी जाती है? कारण है जो केयर गिवर रोल है ना, ये केयर गिवर रोल, ये ट्रेडिशनल रोल, ये बहुत खतरनाक चीज है। इसकी वजह से औरतों को बहुत, कह लीजिए विमेन को, the entire gender is facing this issue. Now, केरला की अगर हम बात करें फ्लड्स की, 2018-19 के फ्लड्स की, thousands were housed in relief camps. Experts observe that relief measures focused on livelihoods and assets, compelling aid agencies to focus on restoring livelihoods. Now, अगर ऐसा होता भी है तो आगे चल के हम ये चर्चा भी करेंगे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 का असर क्या हुआ है, वो भी देखते हैं। Flood destroyed kitchens, forced women to cook in the open air, जिसकी वजह से हाइजीन एंड women को डोमेस्टिक वर्क की वजह से जो असर हुआ है, इट हैज गॉन अननोटिस्ड। कोविड-19 पे आ जाते हैं। कोविड-19 और उसका इंपैक्ट दोनों जेंडर पे जो है काफी है। इट इज बियॉन्ड मियर डेथ स्टैटिस्टिक्स, राइट? लेकिन अगर WHO के डेटा के हिसाब से चले तो 70% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स वर्कर्स आर वुमेन। 70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वर्कर, पूरे हेल्थ वर्कर्स की अगर हम बात करें, 70% महिलाएं, और 79% नर्सेज आर वुमेन। नर्सेज की अगर हम बात करें, जो डायरेक्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो वुमेन हैं। भारत के अंदर वी हैव अ मिलियन प्लस, करीब 10 से 12 लाख accredited social health activist workers, आशा वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं, a million plus exist who are integral part of India's health system, जिसकी वजह से भारत का जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो खड़ा है, ये फाउंडेशन है। और ऐसे में मान के चलिए जब दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर या कई जगहों के अंदर ऐसा इंस्टांस आता है जब उन पे पत्थरबाजी होती है या कुछ भी होता है, दिस शुड बी डेल्ट विद हाईली प्यूनिटिवली, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट तरीकों से उसको कर्ब करना चाहिए। रीजन बीइंग, आप एक तो हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं और उसके बाद आप देखिए थी कि जेंडर स्पेसिफिक है हेल्थ सेक्टर, एंड वो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर गिवर रोल जो है वो महिलाओं का, उसमें इंपैक्ट डलता है। तो इसको पूरा होलिस्टिकली हमने देखना है। इन मेनी हाउसहोल्ड्स वेयर बोथ पार्टनर्स वर्क फ्रॉम होम, फॉर एग्जांपल, the concept which is now common, the entire family now together within the limited space of their dwellings. एक चीज अभी समझनी जरूरी है, वहां पे भी ट्रेडिशनल रोल प्ले इज स्टिल प्रेवलेंट। महिलाएं जो हैं, जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, तो वो उसके अलावा खाना भी बना रही हैं, वो उसके अलावा चाय भी पिला रही हैं, वो उसके अलावा हाइजीन मेंटेन कर रही है, सफाई भी कर रही हैं, और ऑन अ लाइटर नोट टिकटॉक वीडियोस भी बनती जा रही हैं, राइट? तो वो भी सब चल रहा है। दिस इज ऑन लाइटर नोट, प्लीज बुरा नहीं मानना है, इसकी वजह से लाइक्स को रोकना नहीं है, लाइक जरूर कर देनी है वीडियो। नाउ, women from all strata face substantial additional household work. Alongside this is the fear of job loss, reduced income, which can create mental pressure on women. And इसके अलावा we have job losses से निकलने वाली anxiety. A large number of daily wage workers resort to alcohol consumption. Now, daily wage workers कौन है ज्यादा? आदमी लोग हैं। अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा कौन करते हैं? महिलाएं भी करती हैं, बट ज्यादा कौन करता है? आदमी करते हैं। और ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, अब क्योंकि सेल ऑफ अल्कोहल पे बैन लगा हुआ है फिलहाल, तो इट इज एज अ पार्ट ऑफ नेशनल लॉकडाउन, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू डोमेस्टिक टेंशन। और महिलाएं इसमें भी जो हैं वो प्रताड़ित हो रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस किसके खिलाफ हो रही है? दारू किसको नहीं मिल रही है, और डोमेस्टिक वायलेंस किसके खिलाफ हो रही है? सो ये चीजें सारी जो है, ऑल ऑफ दीज सोशल फैक्टर्स, दे आर इंटरकनेक्टेड। एंड इसके ऊपर ये तो सारी दुनिया का असर हो रहा है महिलाओं के साथ। इसके अलावा महिलाओं की अपनी बॉडी जिस तरीके से बायोलॉजिकली जो है वो असर डालती है, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। उसके लिए भी हम महिलाओं की तरफ सेंसिटाइज नहीं होते। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या किया जा सकता है। नाउ,
हार्मोन इंड्यूस्ड डिप्रेशन होते रहते हैं। इनफैक्ट पोस्ट पीएमएस जो है वो हो जाता है, पीएमएस अमंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड डिप्रेसिव कंडीशंस एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन एज वेल, पीपीडीज among new mothers as well as premenopausal and menopausal symptoms, they are common। एंड ये सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वुमेन की हेल्थ के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा असर डालता है। ऐसे में आप प्रोडक्टिविटी, नॉट रिप्रोडक्टिविटी बट प्रोडक्टिविटी जो है एक इकोनॉमी के अंदर गिरती हुई देख सकते हैं। और ऐसी इकोनॉमी के अंदर जहां आज इकोनॉमी इज स्टैंडिंग ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स, एंड हेल्थ केयर वर्कर्स में हमने देखा 70% और वो 79% वाला डेटा। तो हेल्थ केयर अगर उसमें गिरावट आएगी, वुमेन विल बी लेस प्रोडक्टिव, तो उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी को असर पड़ेगा। अगर आपको सीधे तौर पे नहीं समझ आ रहा तो आप इकोनॉमिक्स की तरफ से ही समझ लो। आई एम नॉट डायरेक्टिंग इट टू यू गाइस हु आर लिसनिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी जो वुमेन के इस पूरे हेल्थ इश्यूज को, इस पूरे सिनेरियो को नहीं समझ पा रहे हैं। The lockdown is adding in more intensity to these conditions। ये जो कल्चर ऑफ साइलेंस है कि चुपचाप सुन लेना, समझ लेना, ऐसा अंडरस्टैंडिंग वाला, ये बहुत खतरनाक है। अवेयरनेस अमंग मेन इज मस्ट अबाउट दीज कंडीशंस, बहुत जरूरी है, एंड इट इज वेरी लो। अकॉर्डिंग टू 2015-2016 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, 30% के करीब महिलाएं जो हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 49, ये प्रोडक्टिव ईयर्स है, 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप जो है, दे फेस डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन है। नाउ अ रीसेंट रिपोर्ट हाइलाइटेड कि कैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज रिसीव्ड 587 कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 23 मार्च से लेके 16 अप्रैल तक के बीच में। और ये वो समय है जहां लॉकडाउन था, उसमें भी कंप्लेंट्स आ गई, बताओ। Now 239 were related to domestic violence। It is a very grave situation। हमें समझना होगा, हमारी पूरी सोसाइटी को सही तरीके से चलना होगा, इसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। Steps such as roping in NGOs, psychology students, teachers and volunteers। I was discussing it with some of my family friends, जिसमें मैं ये सलाह दे रहा था, अगर सरकार तक आप मेरी बात पहुंचा सकें तो जरूर पहुंचाइएगा, कि जो हमारे फाइनल ईयर एंड प्री फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं इन मेडिकल सेक्टर, दे शुड बी डिप्लॉयड एज अ हेल्पिंग हैंड टू द एंटायर हेल्थ केयर सेक्टर। उससे आपको एक बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है कि आप टेस्टिंग को जो है रिवैम्प कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर दो स्टूडेंट्स जिनकी कुछ समझ रहती है मेडिकल सेक्टर के अंदर। अगर आप उस समझ को, सूझबूझ को यूज कर सकते हैं, तो भारत जो है बहुत बेहतरीन स्थिति में पहुंच सकता है। अच्छी स्थिति है कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत बेहतरीन स्थिति में हो सकता है। नाउ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स वुड आल्सो हेल्प स्पीड द एक्शन। आप एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, आप एनजीओस को यूज कर सकते हैं, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, टीचर्स, वॉलंटियर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू डेवलप अ कल्चर। एक कल्चर को डेवलप करना बहुत जरूरी है, ऑफ इंक्लूडिंग वुमेन्स सेफ्टी इन द प्लानिंग फेज। तो यहाँ पे जो पब्लिक एड ऑप्शनल वाले लोग हैं, पब्लिक एड ऑप्शनल वाले लोग जो जेंडर बेस्ड बजटिंग, जीबीबी, जेंडर बेस्ड बजटिंग की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो इसको ध्यान से पढ़ लें। नाउ we need to develop a culture of including women's safety in planning phase itself, irrespective of whatever nature of the crisis is। जरूरी नहीं कोविड-19 के लिए। जेंडर पैरिटी नीड्स टू बी अ कॉन्शियस एक्ट। जबरदस्ती और कॉन्शियस तरीके से, उसको सोची समझी कह लीजिए चाल होनी चाहिए। जो बेसिकली जो एक्शन है वो सोचे समझे तरीके से होना चाहिए। एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू दोज हु आंसर हेल्पलाइंस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब भी कोई भी वुमेन कोई कॉल करती है किसी कॉल सेंटर में फॉर केयर गिवर रोल, तो वो जब भी फोन उठाया जाता है तो एक महिला फोन उठाती है। मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ है तो वो एक महिला फोन उठाती है। इसकी बजाय अगर आप एक वेल ट्रेन्ड जेंडर इंक्लूसिव टीम तैयार करें, आदमी को खड़ा कर दीजिए वहां पे, तब उसे पता चलेगा कि एक महिला की क्या जो है स्थिति रहती है ऐसी सिचुएशन के अंदर, तब वो समझेंगे कि क्या सूरत हाल होते हैं महिला की। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिवली तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता हुआ एडिटोरियल है। आई वुड रेकमेंड कि आप अगर पूरा एडिटोरियल एनालिसिस नहीं भी देखते हैं टाइम की वजह से या कह लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से, आप इस एडिटोरियल को जरूर देखिएगा। नाउ मूविंग ऑन to the next editorial, nurturing air power to meet rising demand। Now this editorial talks about how Indian Air Force is important and how it should be deployed in crisis situations। थोड़ा डिटेल में देख लेंगे इसे। चलिए शुरुआत करते हैं।
nurturing air power to meet rising demands. Now एयरलिफ्ट के बहुत सारे सीक्वल बन सकते हैं, ऐसा ये एडिटोरियल नहीं कह रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं। कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स यूज किए, बहुत सारे एग्जांपल्स यूज किए हैं, वो मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं बिकॉज दीज एग्जांपल्स आर नॉट यूजफुल एज फार एज एस्पिरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। तो एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं लेके आया हूं। पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी इस चीज की पुष्टि की थी, उसने बहुत सराहना की थी जिस तरीके से एयर इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट्स कंडक्ट की फॉर फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू फॉर एंड इवैक्यूएटेड यूरोपियन नेशनल्स एंड विद रिलीफ मटेरियल। तो इतना तक आप समझिए कि इंडियन एयरफोर्स एंड भारत की जो एयर पावर है वो इतनी सूझबूझ से और इतने सही तरीके से काम करती है। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंडियाज एयर पावर इन द रीजन and around the world, which has been particularly visible in the last 2 months. Air power is the total aviation capability of a nation. Military bhi ho, civil bhi ho, put together. Now, soon after the novel coronavirus began spreading, Air India evacuated Indian nationals from Wuhan, China. India's flag carrier has since continued the human service. ह्यूमन सर्विस बेसिकली होती है जहां पे आप सोशल सर्विस करते हैं बिना किसी बेनिफिट के, बाय इवैक्यूएटिंग इंडियंस फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम इंडिया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ देयर एम्बेसीज। तो हम भारत के वासियों को बाहर से वापस भारत ला रहे हैं और भारत के अंदर रह रहे फॉरेनर्स उनको वापस उनके घरों तक पहुंचा भी रहे हैं। दिस इज हैपनिंग। अभी रिसेंटली कल का एक केस है कि गोवा में कुछ लोग जो है यूके से गोवा में आए हुए थे, ऐश कर रहे थे। गोवा इज वन स्टेट जो कि कोविड फ्री है, कोविड फ्री स्टेट है। तो भारत से बाहर जाने के लिए उनका मन नहीं कर रहा था। रीजन बीइंग यूके में सूरत हाल बहुत खराब है और भारत बहुत सही तरीके से कर रहा है। नाउ एज मच एज दिस एग्जांपल इज ग्रिम, दिस इज अ पॉजिटिव वे टू थिंक कि भारत सही तरीकों से कोशिश कर रहा है इस पूरे क्राइसिस को मैनेज करने की। तो अगर भारत के फ्लीट्स की बात करें तो मेजर जो चीजें भारत यूज करता है इन सारे इंस्टांसेस में, C-17 ग्लोब मास्टर्स। अच्छा, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको जब से हमारे पास आया हम इसको खाली नहीं बैठने दे रहे। C-17 ग्लोब मास्टर्स का जितना यूज हम कर रहे हैं इतना यूज शायद यूएस खुद नहीं करता होगा। एंड देन IL-76 एयरक्राफ्ट जो कि ट्रूप्स को ट्रांजिशन में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में मदद करता है। दे हैव डन अ वेरी फाइन जॉब while going where national interests require them to. We also need to showcase that India की जो एयर पावर है उसको सटली दिखाना भी पड़ेगा। They also show this. तो ग्लोब मास्टर C-17 कह लीजिए, IL-76, they are basically showcase aircrafts as well. जो भारत की स्ट्रेंथ को शोकेस करते हैं। दिस वाज रिसेंटली सीन जब इंडियाज कॉन्सुलेट स्टाफ फ्रॉम हेरात इन अफगानिस्तान वाज इवैक्यूएटेड बाय अ C-130 सुपर हर्क्यूलीज एयरक्राफ्ट इन सीक्रेसी। चुपचाप रात के अंधेरे में कह लीजिए कि भारत के जो कॉन्सुलेट स्टाफ को हेरात से अफगानिस्तान में से इवैक्यूएट किया गया था, पता भी नहीं चलने दिया था। नाउ इंसिडेंटली 58 इंडियन एयरफोर्स एरियल एसेट्स are carrying out COVID-19 operations internally. Tasks like transporting medicines, equipment and medical supplies for evaluation from inaccessible areas. ये सारी चीजें इंडियन एयरफोर्स या भारत की एयर पावर जो है मदद कर रही है कोविड-19 के चलते हुए। While there is no doubt that emergency situations demand all hands on deck, लेकिन ऐसी टेम्पटेशन जस्ट बिकॉज के वो फ्लाई करने का वो जो चस्का होता है या कह लीजिए कि एयरफोर्स को यूज कर सकते हैं उसको लगा देते हैं, C-17 को लगा देते हैं, ये चीज सही नहीं है। These aircrafts whose प्राइमरी रोल तय है इन एयरक्राफ्ट्स का, कोवर्ट ऑपरेशंस करना, कोवर्ट स्पेशल ऑपरेशंस करना। दिस नीड्स टू बी अ रियली थॉट थ्रू अप्रोच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधे तौर पे चलो C-17 खड़ा है उसको लगा देते हैं। यूटिलाइजिंग फ्लाइंग आवर्स फॉर सब ऑप्टिमल टास्क। Now there are certain suboptimal tasks जिसको C-17 पे को जिसमें डिप्लॉय कर दिया जाता है। This would be operationally and financially unviable. इसको ज्यादा देर तक आप सस्टेन नहीं कर सकते। The biggest challenge is that all of India's medium and heavy lift assets वो foreign sourced हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। Except ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स एंड IL-76 और AN-32 की अगर हम बात करें तो they have been Indian Air Force's work horses. तो ये खच्चर रहे हैं। वर्क हॉर्सेस बेसिकली वो होते हैं जो काम में आते हैं। नाउ दे विल बी फेज्ड आउट सून एंड वी विल बी शॉर्ट ऑफ दीज शॉर्ट हॉल ओवर एब्रोज की भी दिक्कत आ जाएगी। एब्रोज इज आल्सो वन ऑफ द एयरक्राफ्ट्स
तो जब ये फेज आउट हो जाएंगे तो हमारे पास शॉर्टफॉल हो जाएगी, फाइनेंसेस विल बी नीडेड टू वापस से इसको रिप्लेस करने के लिए। अब दिक्कत आपको पता ही है, रफेल से रिलेटेड इश्यूज देख लीजिए, तो रफेल वो चौकीदार चोर है, वो उसी में ही सब चीजें चलती रही, तो एयरफोर्स को जो जरूरतें हैं, जो जिन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है, वो बीच में खड़ी रह जाती हैं। नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट द लेटेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट, जो अभी लेटेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट है, इट हैज एडवर्सली कमेंटेड ऑन द फंडिंग कैपिटल एक्विजिशंस इन 2019-2020 being just 65% of the projection, government has to take a call। अभी रिसेंटली जो ये रिपोर्ट है उसने ये बोला था कि जो फंडिंग फॉर कैपिटल एक्विजिशंस है, इट इज जस्ट 65% ऑफ द प्रोजेक्शंस, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ 65% है उसका, विच इज रॉन्ग। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी जो है कुछ एक्शन लेना होगा। इंडिया टेक्स ऑन अ ग्रेटर रीजनल लीडरशिप रोल इस कोविड-19 के चलते हुए, क्लाइमेट चेंज रिजल्ट्स इन एंड increase in the frequency and number of natural calamities, the demands on India's air power for HADR, humanitarian assistance and disaster response के cases में, this will amount, including from the countries in the neighborhood, this will mount, ये बढ़ने ही वाली है, the requirements for internal law and order, कैसा अच्छा लिखा है ना, लॉ एंड ऑर्डर, एंड एयर मेंटेनेंस, एयरलिफ्ट फॉर आर्मी फॉर फॉरवर्ड एरियाज, बोथ ऑफ विच आर सब्सटैंशियल, दिस विल कंटिन्यू। एंड ऐसे में आपको करना चाहिए, करना क्या चाहिए यहां लिखा हुआ, नीचे वाले सारे पॉइंट्स जो हैं, व्हाट इज टू बी डन, ये है। इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन अगर होती है तो हायर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होगी। हायर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ आपने ऊपर से ये देखिए कि फॉरेन सोर्स्ड हमारे पास जो है एसेट्स हैं, वो उनको फिर वापस बाहर भेजना पड़ेगा, सेट अब्रॉड फॉर मेजर सर्विसिंग, बाहर भेजना पड़ेगा। दिस विल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी। अब जब बाहर सर्विस के लिए जाएगा तो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ भी हूँ मैं वहां भी हूँ, ओमनी प्रेजेंट है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो इट विल बी मिस्ड। नाउ देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव considering the intense ongoing geopolitical power play in the region. What we need to understand is we need to spare a thought for Air India. Air India के बारे में हमें समझना होगा, where would the Indian power be without it in times of calamities, जहां हम उसको सेल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी कैलामिटी होती है हम एयर इंडिया वालों को बोल देते हैं कि भैया इनको यहां से उठा के यहां ले आओ, इनको यहां ट्रांसफर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हमेशा जब भी एयर इंडिया की बात अदरवाइज होती है, नॉट इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, तो हमेशा हम उसे बेचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी अपने बच्चे के साथ बिहेव करेंगे तो उसके ऊपर क्या मेंटल असर पड़ेगा, उसी तरीके से आप ये समझ के चलिए कि जब सही समय होता है, जब अच्छा समय होता है, आप एयर इंडिया के ऊपर जो है विश्वास नहीं करते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स कि आप उसके पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, उसके पूरे फाइनेंशियल सिचुएशन को रिवैम्प करें, वो आप करते नहीं है, तो फिर बात आ जाती है उसको बेचने की। तो दिस इज अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट एडिटोरियल ऑफ टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, इंप्लीमेंट आरोग्य सेतु, लेकिन बट ओनली थ्रू लॉ। नाउ ये ऐप पे चर्चा है, ऐप आप पे नहीं चर्चा है, ये ऐप पे चर्चा है, एप्लीकेशन पे चर्चा है। इसमें जो चर्चा है वो बहुत सारी हुई थी, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसेज के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं वो मैंने यहां पे एनलिस्ट की हैं, जल्दी से जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। द अनकॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेन, अ सीमिंगली बिनाइन ऐप, ऐसे इसमें कुछ खास बुराई दिखती नहीं है, बेस्ड ऑन वॉलंटरी कंसेंट, आपसे कंसेंट ली जाएगी, which is loaded with potential to be used as a tool to violate fundamental rights। अब यहां पे सिचुएशन खराब होगी ना, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है। Individuals may be forced to download the app to be able to access certain basic amenities and services, and this situation could posit the problem of an unconstitutional condition or barter, जहां पे situation would arise where citizens are forced to give up their rights। कौन से rights? The right to autonomy and privacy in this case, in exchange for government benefits। Now this is somewhat, I would say कि थोड़ा सा extreme criticism है of the application and the fact कि आपको rights, देखिए यूपीएससी ने 2019 के अंदर एक सवाल पूछा था राइट्स वर्सेस ड्यूटीज के ऊपर, प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। तो राइट्स वर्सेस ड्यूटीज में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, दिस कम्स फ्रॉम लॉ इटसेल्फ, ज्यूरिस्प्रूडेंस में से निकल के आता है, दैट एवरी राइट हैज अ कोरिलेटेड और कोरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी टू इट। अगर आपको कोई अधिकार मिला है तो उसके प्रति, उसके अनुकूल एक ड्यूटी रहेगी, एक जिम्मेदारी रहेगी जो आपको आपको जो है निभानी है।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दोनों चीजों को देखिए, मान के चलिएगा कि आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है। बैलेंस्ड अप्रोच इज अ मस्ट इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी एंड पर्टिकुलरली दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन। तो हम ज्यादा फोकस करके चलेंगे इस तरीके से। नाउ माना कि ये थोड़ा क्रिटिसिज्म जरूरत से ज्यादा हो गया, बट दिस इज वन क्वेश्चन दैट इज पोस्ट। तो इसमें सलाह भी दी गई है, वो सलाह पे भी जाते हैं हम आगे की स्लाइड्स में, उसकी चर्चा करेंगे। द एग्जिस्टिंग यूजर्स ऑफ द ऐप कुड बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस इन देयर फंडामेंटल राइट्स विदाउट देयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बिना उनको बताए कुछ ऐसे आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। अब भारत के जो आप समझिए जो भारत की आबादी है, वो फंडामेंटल राइट्स को सही तरीके से समझती नहीं है। इनफैक्ट फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स नाउ, सेक्युलरिज्म के ऊपर ऐसी इल फाउंडेड डिबेट चल रही है न्यूज चैनल्स के ऊपर, जिसमें जो कि नॉन एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी चर्चा किए जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। जो संविधान को नहीं समझते हैं, संविधान के शब्दों को एज इट इज लेना शुरू कर देते हैं। नाउ आई विल क्रिएट वन वीडियो। हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक वीडियो भी उनकी रही थी। उसमें फोर फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा की गई थी। अब फोर फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब चर्चा की, तो उन्होंने ये बोला था कि एक बहुत खराब फेज था पहला फेज, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जा रहे थे। टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है एज इट इज बोल दिया, राइट। तो यही चीज जो है हम आज जब भी सेक्युलरिज्म की डिबेट करते हैं, संविधान की डिबेट करते हैं, तो जो ऐसे पढ़े लिखे, कह लीजिए कि जो पढ़े लिखे, हमारे 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 यहाँ हरियाणा में ये बोला जाता है पढ़े लिखे गवार बोल देते हैं, बट आई वुड नॉट गो टू दैट एक्सटेंट, आपको बुरा लग सकता है, बट यस, द कॉन्स्टिट्यूशन के नॉन एक्सपर्ट्स जो हैं, वो जब सेक्युलरिज्म की डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट इज अ वेरी ग्रिम सिचुएशन, बहुत खराब सिचुएशन, राइट। चलिए, द अनकैनी रिजेम्बलेंस फ्रॉम विद आधार। आधार के साथ एक अनकैनी रिजेम्बलेंस है, ओरिजिनली डिजाइंड एज एन ऑप्शनल प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल आधार की बात की जाए तो टू प्रोवाइड गवर्नमेंट बेनिफिट्स टू सिटीजंस बेस्ड ऑन देयर वॉलंटरी कंसेंट, धीरे धीरे इसको कंपलसरी बना दिया इवन फॉर प्राइवेट सर्विसेज सच एज बैंकिंग एंड मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन। लेकिन एपेक्स कोर्ट ने रिसेंटली फिर उसके ऊपर एक जजमेंट दी थी विच डिसअलाउड द प्राइवेट पार्टीज फ्रॉम यूजिंग आधार फॉर ऑथेंटिकेशन ऑन ग्राउंड्स के इट एक्सीडेड इट्स इंटेंडेड पर्पस। तो जिस तरीके से आधार का मिसयूज हुआ, तो उसी तरीके से आरोग्य सेतु ऐप का भी मिसयूज हो सकता है। तो इसी चीज को समझना है। तो अब करना क्या है, तो करें क्या, टू अवॉइड अनफोर्सिबल डेंजर्स ऑफ मास सर्वेलेंस, disproportionate restrictions of fundamental rights, it is therefore imperative कि आरोग्य सेतु ऐप जो है it should be implemented only through law। अब इससे फायदा क्या होगा, स्पेशली भारत की जैसे देश के अंदर जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन या सर्वेलेंस लॉज नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे इट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल है, एनी लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स का कोई भी लिमिटेशन अगर आप लगानी है, इट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड ओनली थ्रू अ लॉ परस्यूइंग लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। ऐसा कानून जो कि लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए बनाया गया है, उसी के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। Enacting such a law will not only subject the government actions to limitations but will also facilitate its constitutional scrutiny। तो ऐसे में भारत का संविधान उसकी स्क्रूटनी, जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट कर देगा इस आरोग्य सेतु ऐप और इस तरीके के लॉज को। इसे हमें ऐसे समझना है। चलिए, आज अभी इस एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही। और हाँ, खास तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल अपील है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वो सुंदर सा इतू सा प्यारा सा बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। टेक केयर।